अध्याय 53 उत्तेजना। हालांकि लिन परिवार के पास बहुत समृद्ध विरासत थी। यदि कोई परिवार दीर्घकालिक विकास चाहता था तो उसे अपने वित्तीय संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता था। पारिवारिक व्यवसाय केवल प्रत्यक्ष वंशजों को ही हस्तांतरित किया जा सकता है, अन्यथा व्यवसाय अधिक से अधिक पीढ़ियों तक विखंडित होता जाएगा और कुछ पीढ़ियों के भीतर कमोबेश परिवार केवल नाम के लिए ही अस्तित्व में रहेगा। लिन मिंग का जन्म शाखा परिवार में हुआ था और वह भी कई पीढ़ियों से अलग थे। उनके परिवार को व्यवसाय दिया जाना असंभव था। वे केवल प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अपने जन्म के बाद से लिन मिंग का लिन परिवार के प्रत्यक्ष वंशज कनिष्ठों के साथ कभी अधिक संपर्क नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इस भाई बहन की जोड़ी को नहीं पहचाना। लिन वू ने कहा, हमें कुछ दिन पहले ही पता चला कि मार्शल हाउस प्रवेश परीक्षा में नंबर 1 स्थान पर लिन परिवार का एक जूनियर था। इससे वास्तव में हम जूनियर्स को बहुत बड़ा झटका लगा। और सबसे दुर्लभ, आप शाखा परिवार से थे। आप मुख्य परिवार के संसाधनों और समर्थन के बिना यह सफलता हासिल करने में कामयाब रहे। यह वास्तव में मुझे शर्मिंदा और लज्जित महसूस कराता है। लिन फेंगयुआन ने भी हस्तक्षेप किया। उसने कहा, युवा चचेरे भाई, यह समाचार कि आप परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने में सफल रहे, परिवार को पहले ही दे दिया गया है। इससे घर का मुखिया भी चिंतित हो गया। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। घर का मुखिया पहले ही यंग कजिन के माता पिता से मिल चुका है और उसने यंग कजिन के माता पिता को रेस्तरां उपहार में दे दिया है। उन्होंने लिन परिवार में ऐसी अद्भुत प्रतिभा को पालने पोसने के लिए दोनों बुजुर्गों को धन्यवाद दिया। जब यंग कजिन वापस जाएगा तो लिन परिवार आपके स्वागत के लिए सबसे स्वागत योग्य रात्रिभोज देने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। इन दोनों भाई बहनों की बातें सुनने के बाद लिन मिंग अवाक रह गए। उसने सोचा भी नहीं था कि घटनाओं की ऐसी श्रृंखला घटी है। लिन परिवार के संबंध में उन्हें कभी भी उनके साथ अधिक जुड़ाव या अपनेपन की भावना महसूस नहीं हुई थी, और जहां तक स्वागत सत्कार की बात है तो उन्हें इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि लिन मिंग को यह भी पता था कि यह उसके माता पिता का सबसे प्यारा सपना था और आशा थी कि वह गौरव प्राप्त करेगा। उन माता पिता के लिए जो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे दुनिया का आनंद लें और धन और सम्मान के साथ घर लौटें। इसके अलावा उनके माता पिता में परंपरा की बहुत मजबूत भावना थी और वे हमेशा अपने पूर्वजों को सम्मान दिलाने और अपने वंशजों के लिए एक छत्र प्रदान करने की आशा रखते थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रथम स्थान का उम्मीदवार होने का सम्मान एक ऐसा सम्मान था जो लिन परिवार को कई पीढ़ियों तक डींग मारने का अधिकार देगा। स्काई फॉर्चून किंगडम की कुल जनसंख्या 70 से 80 मिलियन के बीच थी। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रथम स्थान का उम्मीदवार होना इन सभी लोगों में सबसे आगे रहने के बराबर था। इस अवसर पर एक स्मारक स्थापित करना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात से अवगत होकर लिन मिंग को संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से अपने माता पिता को खुश करना चाहते थे। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं पहली बार 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस आया था तो मैं यहाँ के लोगों और यहाँ की जगह से अपरिचित था। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने परिवार के बड़े भाई और बहन से मिल सका। बड़ी बहन तो विशेष दयालु थी। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। हाँ, युवा चचेरा भाई बहुत विनम्र है। यदि भविष्य में तुम्हें कोई कठिनाई हो तो अपना मुंह खोलकर कह देना। हालांकि मेरी अपनी शक्ति सीमित और कमजोर है, फिर भी परिवार स्काई फॉर्चून सिटी में कुछ संसाधन लाने में सक्षम होगा। धन्यवाद। दोनों लड़कों ने ध्वनि संचारित तावीज संपर्क जानकारी का आदान प्रदान किया। इसके बाद कक्षा शांत हो गई। आवाज आई, बड़े प्रोफेसर आ गए हैं। लिन मिंग ने ऊपर देखा और सफेद वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति को मार्शल लेक्चर हॉल में आते देखा। मंच पर आगे बढ़ते हुए उसने अपने हाथ में एक मोटा पुराना ठुमका पकड़ लिया। मुई की तुलना में उसके वास्तविक सार का उतार चढ़ाव कमजोर था। वह शायद पल्स कंडेंसेशन अवधि में था। ग्रीन शहतूत शहर में
पल्स कंडेंसेशन अवधि के मार्शल कलाकार काफी दुर्लभ थे। लेकिन 7 प्रोफाउंड मैरिटल हाउस में प्रवेश करने के बाद उन्होंने हर जगह पल्स कंडेंसेशन पीरियड विशेषज्ञों को देखा था। ऐसा लग रहा था कि सभी प्रशिक्षक और प्रोफेसर कम से कम पल्स कंडेंसेशन अवधि में थे। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पुरानी किताब एक लंबी और संकरी मेज पर रखी और धीरे से कहा, आज से मैं आप सभी को व्याख्यान देने के लिए जिम्मेदार हूं। इसमें शारीरिक तकनीक, तलवार तकनीक, आक्रमण कौशल, रक्षात्मक कौशल, भागने के कौशल और सबसे बुनियादी सच्चा सार और मार्शल आर्ट कौशल शामिल होंगे। यदि कोई और प्रश्न नहीं है तो हम शुरू करेंगे। बूढ़े व्यक्ति के पास एक बहुत ही संक्षिप्त शुरुआत थी और वह उन विषयों में गहराई से जाना शुरू कर दिया जिन्हें वह पढ़ा रहा था। उन्होंने सरल आंदोलन क्षमताओं के बारे में बहुत ज्ञान के साथ बात की और कई उपयोगी कौशलों का सारांश देने में सक्षम थे, जैसे कि ताकत को कैसे संरक्षित या बहाल करना है, हमलों से कब बचना है या कैसे बचना है। उदाहरण के लिए, हवा में उड़ने पर शरीर को बलपूर्वक कैसे उल्टना है, या किसी प्रतिद्वंद्वी द्वारा दबाए जाने पर जवाबी हमला कैसे करना है। ये कौशल मैनुअल में नहीं थे, लेकिन उनका उपयोग करके एक मार्शल आर्टिस्ट अपनी युद्ध क्षमता को काफी बढ़ा देगा। एक अनुभवी और एक नौसिखिया के बीच यही अंतर था। निःसंदेह, इन कौशलों की वास्तविक कला और उपयोग को समझने के लिए किसी को वास्तव में युद्ध में शामिल होना पड़ा। बूढ़े व्यक्ति ने 1 घंटे तक इन विषयों पर बात की, अपनी मेज ठीक की और कहा, कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। सभी नए छात्र रुकें और आपका सच्चा सार पत्थर प्राप्त करें। सच्चा सार पत्थर। लिन मिंग चौंका। उसने इन सच्चे सार पत्थरों के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। उनमें स्वाभाविक रूप से सच्चा सार होता था और जादुई सरणियों को सक्रिय करने जैसे कई उपयोग होते थे। लिन वू ने कहा, युवा चचेरे भाई, यह असली सार पत्थर वास्तव में एक अच्छा संसाधन है। इसमें सच्चा सार निहित है। इसका उपयोग किसी की साधना को गति देने के लिए किया जा सकता है, और यह बहुत शुद्ध भी है, इसलिए इसे परिष्कृत करना आसान है। युवा चचेरे भाई, चूंकि आप प्रथम स्थान के उम्मीदवार हैं, आप 10 सच्चे सार पत्थर प्राप्त कर सकते हैं। लिन फेंगयुआन ने भी प्रतिध्वनि की, और उसकी आवाज में ईर्ष्या की झलक थी। ओह, असली सार पत्थर क्या वह कीमती है? सच्चाई ये है कि स्काई फॉर्चून किंगडम के पास भी असली सार वाले पत्थरों का ढेर था, लेकिन उन्हें 7 गहरी घाटियों में बदलना पड़ा। बड़े संप्रदायों में कई सच्चे सार पत्थर होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही आम जनता तक पहुंचते हैं। स्काई फॉर्चून किंगडम में बहुत कम सच्चे सार वाले पत्थर हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। सैकड़ों हजारों मील के आसपास के पूरे क्षेत्र में शाही परिवार को 7 गहरी घाटियों के अधिकार के अधीन होना पड़ा। ताकत ने सब कुछ तय कर दिया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। युवा चचेरा भाई, जल्दी करो और जाओ। बाद में आप रैंकिंग स्टोन पर रैंक करने में सक्षम होंगे और हर महीने और भी अधिक प्राप्त कर सकते हैं। लिंग मिंग आगे बढ़े और अपने 10 सच्चे सार पत्थर प्राप्त किए। असली सार पत्थर ऐसे दिखते थे मानो उनमें प्राकृतिक क्वार्ट्ज जैसी कई अशुद्धियां हों, और वे बिल्कुल भी पारदर्शी नहीं थे। काटने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक सच्चे सार पत्थर का वजन लगभग 1 टेल होता है। लिन मिंग ने अपनी आत्मिक शक्ति को अंदर भेजा और वास्तव में भीतर रहने वाले शुद्ध सच्चे सार को महसूस किया। लिन मिंग के बाद वांग यानफेंग को भी उनके असली सार पत्थर प्राप्त हुए, लेकिन उन्हें उनमें से केवल 5 ही प्राप्त हुए। निम्नलिखित अर्थ हॉल शिष्यों को केवल 2 प्राप्त हुए। जहां तक ह्यूमन हॉल का सवाल है, उन्हें 1 प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्हें बताया गया कि यदि वे भविष्य में अर्थ हॉल में प्रवेश करने में असमर्थ रहे, तो उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा। लिन वू ने कहा, युवा चचेरे भाई, हम शायद ही कभी मिलते हैं, क्या आप मेरे साथ 1 या 2 कप पीना चाहेंगे? लिन मिंग थोड़ा झिझके और फिर माफी मांगी। मुझे बहुत खेद है, लेकिन मैं रैंकिंग स्टोन परीक्षण शुरू होने से पहले जितना संभव हो सके अपनी ताकत बढ़ाना चाहता हूं।
जहां तक पीने की बात है, मैं बड़े भाई और बहन को किसी और दिन आमंत्रित करूंगा। शिलालेख तकनीक अभ्यास के लिए भारी मात्रा में समय की आवश्यकता होती है। मार्शल आर्ट अभ्यास और कक्षा में भाग लेने के अलावा लिन मिंग को एक ही समय में कई काम करने थे और उसे सोने के समय में अपनी सांस पर नियंत्रण का अभ्यास करने की भी आवश्यकता थी। हाँ, यंग कजिन वास्तव में अपनी खेती में मेहनती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में आपके पास इतनी ऊंची उपलब्धियां हों। अच्छा, फिर हम दूसरे दिन फिर इकट्ठे होंगे। लिन मिंग ने लिन वू और उसकी बहन को विदाई दी। व्याख्यान के बाद वह मार्शल लेक्चर हॉल से अकेले निकले और सड़क के एक मोड़ पर आए। वहां उन्होंने वांग यानफेंग और दो समान दिखने वाले पुरुषों को एक साथ खड़े पाया। वांग यानफेंग तमतमा रहा था। जाहिर है इन दोनों के साथ उनके रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अरे, क्या यह वांग परिवार वांग यानफेंग की अद्भुत प्रतिभा नहीं है? हाँ, अफसोस, यूएलओ सिटी के विशिष्ट टूर्नामेंट में प्रथम स्थान विजेता, सत्य के 9 पथ के मास्टर। हे, मैंने सोचा था कि आप बहुत अद्भुत और महान थे, लेकिन आप शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में किसी छोटे लड़के से हार गए। यह वास्तव में हम यूएलू शहर के युवाओं को हार का सामना करना पड़ता है, एक नवयुवक ने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। उसकी उम्र 18-19 साल लग रही थी और वह शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था। वह अपनी बाहों में एक लंबी तलवार रखता था और उसकी शक्ल बहुत घमंडी थी। वांग यानफेंग का चेहरा तुरंत डूब गया। लियू मिंगजियान, तुम लियू परिवार के एक घटिया बच्चे हो, और फिर भी तुम मेरे सामने बड़बड़ाते हो। आपने इतनी सारी बहुमूल्य दवाएं ली और फिर भी आप प्रवेश परीक्षा के शीर्ष 10 में भी स्थान नहीं बना सके। यहां तक कि आपके लियू परिवार द्वारा पाला गया सुअर भी आपकी तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगा। अरे, तुम कहते हो कि मैं सुअर हूं। बहुत अच्छा, तो फिर हम तुलना कैसे करें? आइए देखें कि क्या आप अपने पैरों के नीचे से मुझ पर कदम रख सकते हैं। लियू मिंगजियांग ने तिरस्कार के साथ कहा। उसके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान तैर गई। वांग यानफेंग ने बोलना बंद कर दिया और सबसे पहले अपनी मुट्ठी बंद कर ली। दूसरा वह व्यक्ति था जो शारीरिक प्रशिक्षण के तीसरे चरण के चरम पर था और 2 वर्षों से 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अध्ययन भी कर रहा था। उसकी तुलना में वह संभवतः उसे हरा नहीं पाएगा। हालांकि हालात ऐसे ही बने रहे। वांग यानफेंग पीछे नहीं हटना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने आज इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया, तो यह लियू मिंगजियांग इस खबर को सभी दिशाओं में फैला देगा और कहेगा कि वह चूहे की तरह डरपोक था। सत्य के 9 मार्ग हर जगह प्रसिद्ध हैं। लियू मिंगजियांग, आप वास्तव में नहीं जानते कि क्या है। आपकी प्रतिभा मुझसे कमतर है, इसलिए आप मुझे हराने के लिए अपनी उम्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक 18 साल का बनाम 15 साल का। अच्छा, बहुत अच्छा। क्या मजाक है? यदि आप युद्ध के मैदान में मारे गए तो क्या आप ये भी शिकायत करेंगे कि जिसने आपको मारा वह उम्र में बड़ा था? चिट चैट बंद करो। क्या तुम में मुझे चुनौती देने की हिम्मत है? मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? वांग यानफेंग ने ठंडी आवाज में कहा। हालांकि वह जानता था कि यह आदमी समस्याएं पैदा कर रहा है और उसे उकसा रहा है, फिर भी अपने अहंकारी स्वभाव के कारण उसने चुनौती स्वीकार कर ली। यदि वह पीछे हट गया तो उसकी भावना पराजित हो जाएगी और मार्शल आर्ट के प्रति उसका दिल टूट जाएगा। अच्छा, फिर हम मार्शल हाउस के नियमों के अनुसार द्वंद्व युद्ध करेंगे। जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो थोड़ा सा जुए का दांव भी लगाना पड़ेगा। आपको अभी अभी 5 सच्चे सार पत्थर प्राप्त हुए थे। उन्हें अपने जुए के दांव के रूप में उपयोग करें। जुए का दांव। वांग यानफेंग ने अपने दांत भींच लिए। वह मूर्ख नहीं था। वह तुरंत समझ गया कि लियू मिंगजियांग आज जानबूझकर उसे इन 5 सच्चे सार पत्थरों के लिए उकसाने आया था। यह एक अच्छी पूर्व नियोजित योजना थी, लेकिन ये जानने के बावजूद भी वांग यानफेंग पीछे नहीं हट सकते थे। वह 5 सार पत्थरों को खोने का जोखिम उठा सकता था और शायद वह खो भी नहीं सकता था।
अगर तुम शर्त लगाना चाहते हो तो शर्त लगा लो। लिन मिंग ने दूर से दृश्य देखा और केवल अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से वांग यानफेंग के चरित्र में दोष को समझ लिया था और अपने ऊंचे मुंह से उसे उकसाया था। यदि वांग यानफेंग डरपोक होते और पीछे हट जाते तो उनका नुकसान और भी अधिक होता। यदि वह लड़ाई से बचता और अपमान सहता तो यह उसकी मार्शल आर्ट की खेती के लिए एक काला दिन होता। मार्शल आर्ट की खेती में न केवल शारीरिक परिवर्तन शामिल है बल्कि दिमाग की खेती भी शामिल है। मन को विकसित करने में अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना और जीवन को स्वतंत्र रूप से जीना शामिल है। यदि कोई अपमान पर अपमान सहता रहे तो उसकी खेती रुक जाएगी। शायद वांग यानफेंग हार जाएंगे। ये दोनों शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर विशेषज्ञ थे और उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में लंबे समय तक अभ्यास किया था। उनकी युद्ध कौशल की तुलना शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में एक मार्शल कलाकार से की जा सकती है। इस ताकत के साथ लिन मिंग में जरा भी आत्मविश्वास नहीं था। ये लियू मिंगजियांग बहुत उग्र और अहंकारी है, लेकिन वह वास्तव में एक विशेषज्ञ है। और उसके पास खड़ा वह युवक तो और भी अथाह है। बस इन दो बेतरतीब लोगों के साथ मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस वास्तव में एक झुका हुआ बाघ, छिपा हुआ ड्रैगन है। लिन मिंग ने सोचा कि यह भी सामान्य बात है। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रतिभावान था। वे प्रतिभाशाली लोग थे जो अधिक उम्र के थे और उन्होंने मार्शल हाउस के कई संसाधनों का भी आनंद लिया था। उन्होंने इतने लंबे समय तक अभ्यास किया। यदि वे एक नए शिष्य को हराने में सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने वास्तव में अपने प्रयासों को बर्बाद कर दिया। यह मामला लिन मिंग के लिए अप्रासंगिक था। वह जाने के लिए मुड़ा और अभी कुछ कदम ही चला था कि पीछे से एक आवाज आई। वह अपनी जगह पर रुक गया। क्या वह प्रथम स्थान परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं है? लिन मिंग, कितनी भाग्यशाली मुलाकात थी। सचमुच कितनी भाग्यशाली मुलाकात थी। हालांकि शब्द सुखद थे, लेकिन उनके पीछे का उत्तेजक अर्थ बहुत स्पष्ट था। लिन मिंग ने भौहें चढ़ा दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि जो आदमी बोल रहा था वह दूसरा युवक था जो लियू मिंगजियांग और वांग यानफेंग के पास खड़ा था। वह युवक बेहद मजबूत था। अध्याय 54, अनुचित जुआ दांव। हालांकि शब्द सुखद थे, लेकिन उनके पीछे का उत्तेजक अर्थ बहुत स्पष्ट था। लिन मिंग ने भौहें चढ़ा दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा कि जो आदमी बोल रहा था वह दूसरा युवक था जो लियू मिंगजियांग और वांग यानफेंग के पास खड़ा था। वह युवक बेहद मजबूत था। इस युवक ने पूरी तरह से नीले रंग की पोशाक पहनी थी और उसके हाथ में 3 अंगुल चौड़ी एक लंबी और संकीर्ण कृपाण थी। इसका हैंडल बहुत छोटा था और इसमें हैंड गार्ड नहीं था। ब्लेड सीधे मूठ से जुड़ा हुआ था। मार्शल कलाकारों में तलवारों का उपयोग करने वालों की तुलना में कृपाण का उपयोग करने वालों की संख्या बहुत कम थी। लिन मिंग ने इस पर ध्यान दिया। इतनी छोटी मूठ से इसे चलाना आसान नहीं होगा। कृपाण में हैंडल गार्ड नहीं था, इसलिए प्रतिद्वंद्वी द्वारा उनका हाथ आसानी से घायल हो जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा भी हुआ। कृपाण संभवतः सबसे तेज गति प्रदर्शित कर सकता है। इसने तीव्र हमलों की सीमा को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा का त्याग करने की कीमत चुकाई। ऐसा उतावलापन करने का दुस्साहस करने से यह सिद्ध हो गया कि इस युवक की कृपाण अत्यंत शक्तिशाली थी। शायद ये युवक लियू मिंगजियांग से भी अधिक उग्र हो सकता है। लिन मिंग सतर्क रहे, क्योंकि भले ही कोई अहंकारी हो, वह कभी भी उन्हें नीची दृष्टि से नहीं देखेगा। वह एक पल के लिए झिझका और फिर पूछा, तुम क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस प्रथम स्थान के उम्मीदवार की महिमा और भव्यता का अनुभव करना चाहता था। क्या मैंने गलत पढ़ा है? क्या आपकी साधना केवल शारीरिक परिवर्तन के दूसरे चरण में है? जी, इस साल के उम्मीदवार बहुत बुरे हैं। दूसरे चरण का शारीरिक परिवर्तन करने वाला लड़का वास्तव में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता है। आप किस श्रेणी की प्रतिभा वाले हैं? लियू मिंगजियांग ने प्रतिध्वनि की।
सच तो ये था कि उसने पहले ही पूछताछ कर ली थी और उसे जो कुछ भी जानना था वह सब पता था। लिन मिंग केवल एक मध्यम तीसरी श्रेणी की प्रतिभा थी। हो सकता है कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बाहर यह प्रतिभा अच्छी रही हो, लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में यह सबसे निचले स्तर पर थी। उसने जानबूझकर लिन मिंग को उकसाने के लिए यह पूछा था, मेरी प्रतिभा की रैंक का आपसे क्या लेना देना है? लिन मिंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। वह जानता था कि ये दोनों लड़के सिर्फ उसके असली सार पत्थरों की लालसा कर रहे थे और उसके गुस्से को उसके साथ जुआ खेलने के लिए उकसाना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने वांग यानफेंग के साथ किया था। स्काई फॉर्चून किंगडम में अधिकारी मार्शल कलाकारों के बीच हाथापाई में खुद को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनका मन भी हो तो भी वे ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। इसलिए समाधान मार्शल आर्ट द्वंद्वों पर जुआ था। जब तक दोनों पक्ष परस्पर सहमति रखते थे और जीत की शर्तों और पुरस्कारों पर सहमत होते थे, तब तक हारने वाला आगे नहीं बढ़ सकता था। इस प्रकार का प्रस्ताव बहुत लोकप्रिय था, यहां तक कि 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस भी इसका अपवाद नहीं था। हे, बेशक इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने केवल कुछ अफवाहें सुनी थीं कि भाई लिन एक मध्यम तीसरी श्रेणी का है। मुझे बस ये थोड़ा अजीब लगा। हालांकि हालिया प्रवेश परीक्षा के सभी अभ्यर्थी बेकार हैं, फिर भी आप जैसा बेकार, निकम्मा व्यक्ति प्रथम स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है? हो सकता है कि शुरुआत में ये कुछ पाखंडी दोहरी बातें रही हों, लेकिन इन शब्दों में सीधे तौर पर चेहरे का कोई लिहाज नहीं था। इन दोनों युवाओं की नज़र में लिन मिंग महज एक छोटा लड़का था। उस पर कदम रखने के लिए उन्हें कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। लिन मिंग ने ठंडी नजर डाली और चुटकी लेते हुए कहा, आप 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में इस तरह का काम करते हैं? क्या आप अपने स्वयं के दयनीय और कमजोर अस्तित्व को मुश्किल से बनाए रखने के लिए एक नए शिष्य के असली सार पत्थरों को चुराने पर निर्भर है? ऐसी शर्मनाक हरकतें करने के लिए बेहतर होगा कि आप इस जगह को जल्दी छोड़ दें। आप केवल अपने परिवार का सम्मान खो रहे हैं। छोटा लड़का, तुम मौत को दावत दे रहे हो। युवक का चेहरा उतर गया। तुम तो बस तीसरे दर्जे की प्रतिभा के कबाड़ी हो। आप जैसे कुत्ते केवल कुछ दुर्लभ सामग्री खाकर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अपना भाग्य आजमाने में कामयाब रहे। मेरी नजर में तुम कुत्ते से भी कमतर हो। ऐसे दुष्ट शब्दों को सुनकर लिन मिंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और महसूस किया कि उनका दिल गुस्से से भर गया है। मैं मूल रूप से बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन यह ठीक है। हाँ, ये ठीक है। चूंकि आप वास्तव में चीजों को उत्तेजित करना चाहते हैं और मेरे साथ जुआ खेलना चाहते हैं, तो यदि ऐसा है तो। लिन मिंग। उसी समय लिन मिंग की पीठ के पीछे से एक आवाज आई, उनके जाल में मत फंसो। लिन मिंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि लिन वू और लिन फेंगयुआन उसकी ओर दौड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बात की थी और उसे रोका था वह लिन वू था। उसका रंग बहुत अच्छा नहीं था। ये दोनों पेचीदा थे। अपने परिवार के संबंध में लियू मिंगजियांग का लियू परिवार उनके लिन परिवार से कमतर नहीं था, लेकिन जब ताकत की चर्चा की गई तो वह इन दोनों का मुकाबला ही नहीं कर सके। लिन वू, अगर तुम होशियार हो तो तुम तुरंत रास्ते से हट जाओगे। कृपाणधारी युवक ने ठंडी खर्राटे ली और उसके पूरे शरीर से जानलेवा इरादे झलक रहे थे। लड़के की कृपाण इस जानलेवा आभा से प्रभावित हुई और हल्की हल्की बजने लगी। ये युवक पहले ही अपनी कृपाण से एक हो चुका था। लिन मिंग को याद आया, यदि कोई मार्शल कलाकार अपने हथियार के साथ एक हो सकता है और उसके साथ संवाद कर सकता है, तो वह हथियार अपने मालिक के इरादों और सच्चे सार को समझने में सक्षम होगा, और इस प्रकार ऐसी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार की सीमा के लिए अत्यधिक उच्च स्तर की प्रतिभा और धारणा की आवश्यकता होती है। साथ ही सावधानी से एक खजाने की खेती भी करनी पड़ती है। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी तुलना वांग यानफेंग से की जा सकती थी। हालांकि वांग यानफेंग के पास भी एक दुर्लभ खजाना था, लेकिन जब उसने आमतौर पर इसका इस्तेमाल किया था, तो लिन मिंग ये देखने में सक्षम था कि यह खामियों से भरा था,
और इस तरह केवल पहली बार में ही अपने मार्शल कौशल को तोड़ने में सक्षम हो गया था। इसके अलावा इस व्यक्ति का इतना गहरा जानलेवा इरादा था। उसने संभवतः पहले भी कई लोगों की हत्या की थी। ऐसे व्यक्ति को संभालना आसान नहीं होगा। लिन मिंग ने भौहें चढ़ा दी। चाहे ये लड़का हो या लिन मिंगजियांग, वे दोनों बिना दिमाग वाले अभिमानी मूर्ख प्रतीत होते थे, लेकिन वे वास्तव में छिपे हुए स्वामी थे। वह निश्चित रूप से उनका मैच नहीं था। हत्या के इस प्रबल इरादे से लिन वू को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसका रंग और भी बदसूरत हो गया। हालांकि वह भी अर्थ हॉल में थे, लेकिन उनकी रैंकिंग इन दोनों से काफी पीछे थी और वे उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। इन दोनों युवकों से विवाद करना बिल्कुल नासमझी थी। उसने लिन मिंग की आस्तीन खींची और उससे फुसफुसाया, लिन मिंग, चलो चलें। तुम जाना चाहते हो? हाँ, लिन वू, आप वास्तव में काय कछुए की उपाधि के योग्य हैं। मुझे लगा कि यह अजीब है, आप जैसा कमजोर सा काय 7 प्रोफाउंड मार्शल हॉल के अर्थ हॉल में कैसे घुसपैठ कर सकता है? क्या ग्रीन शहतूत शहर का लिन परिवार एक ऐसा परिवार है जो विशेष रूप से कछुओं की खेती करता है, विशेषकर काय कछुए? लिन वू ने इस बेईमान उपहास का सामना करते हुए अपना आपा खो दिया, खासकर क्योंकि इसमें उसका परिवार शामिल था। वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार पकड़ ली और आगे बढ़ गया, लेकिन लिन मिंग ने उसे रोक दिया। लिन मिंग देख सकते थे कि लिन वो इस व्यक्ति से मेल नहीं खाता था। इतना आवेगी मत बनो, वे मेरे लिए आए। जुए की लड़ाई बहुत बुरी नहीं है। हाँ, कितना सीधा और ताजा। यह बड़ा भाई छोटा भाई भी हो सकता है। हे, अपना इच्छित समय और स्थान सूचीबद्ध करें। युवक ने अहंकारपूर्ण मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा। लिन वू ने तुरंत कहा, लिन मिंग, उसके बहकावे में मत आओ। वह व्यक्ति आपके असली सार पत्थरों के लिए आया था। उसका नाम झांग कैंग है। वह विसरा प्रशिक्षण के चरम पर है, और वह मांसपेशियों को बदलने के चरण में भी आधा कदम है। इस शख्स की ब्लेड कारीगरी हैरान करने वाली है। उनका रैंकिंग स्टोन स्थान 109 है। क्या आप जानते हैं कि 109वां स्थान किस प्रकार का अस्तित्व है? 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में एक नया शिष्य जो 180 से ऊपर प्रवेश कर सकता है वह पहले से ही दुर्लभ है। यहां तक कि लिंग सेन, ताकू, झांग गुआन्यू और उनके जैसे अन्य पात्र जो पहले स्थान के उम्मीदवार हुआ करते थे, 130 से ऊपर नहीं जा सके। लिंग सेन, लिंग मिंग स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को जानता था। वह स्वर्गीय निवास के वरिष्ठ प्रशिक्षु थे। यदि उन्होंने कई प्रमुख शिष्यों को शामिल नहीं किया होता, तो लिंग सेन 7 प्रोफाउंड मार्शल हॉल में सभी के बीच प्रथम स्थान पर होते। उसकी युद्ध कौशल शायद किन जिंगसुआन से भी आगे निकल सकती है। हालांकि उसने ताको और झांग गुआन्यू के बारे में नहीं सुना था, उसने अनुमान लगाया कि वे लिंग सेन की तरह ही क्रूर रूप से मजबूत प्रकार के थे, और शायद उससे बहुत दूर नहीं थे। लिन वू ने आगे कहा, यह झांग कैंग अर्थ हॉल के लोगों में शीर्ष पात्र है। कुछ समय बाद संभवतः वह स्वर्गलोक में भी प्रवेश करेगा। तुम्हारे जीतने की कोई आशा नहीं है। लिन मिंग ने उत्तर दिया, बड़े भाई, मुझे पता है। लिन वू ने उत्सुकता से कहा, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आप नहीं जानते कि चीजें कहां खड़ी हैं। मुझे पता है कि आप मजबूत हैं और शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के अर्थ हॉल के शिष्यों में से कौन प्रतिभाशाली नहीं है? आप अपने पद से ऊपर के लोगों से लड़ सकते हैं और दूसरे नहीं लड़ सकते। झांग कैंग की ताकत के साथ 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के बाहर शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के चरम पर मार्शल कलाकार भी जरूरी तौर पर उसके मुकाबले के नहीं हैं। लिन वू ने जो कहा वह गलत नहीं था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस वह जगह थी जहां सभी प्रतिभाशाली प्रतिभाएं एकत्रित होती थी और एक साथ एकत्रित होती थीं। उनके बीच दैनिक लड़ाई असामान्य नहीं थी। हालांकि लिन मिंग की वर्तमान शारीरिक शक्ति शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण के किसी व्यक्ति के बराबर थी और अराजक गुणों का मुकाबला मेरिडियन शक्तिशाली था।
फिर भी लिन मिंग के लिए एक साथी प्रतिभा से लड़ना बहुत मुश्किल था जो उससे 2 चरण ऊपर था। जैसे ही लिन वू ने बात की, झांग कैंग ने अपनी बाहें उसकी छाती पर रख दी और मुस्कुराते हुए देखा। क्या आपकी चर्चा पूरी हो गई? क्या तुम थोड़ा कछुआ बनने जा रहे हो या तुम मुझसे शर्त लगाने जा रहे हो? लिन मिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। चीजों को भड़काने का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार के जुए का दांव शामिल होगा। अध्याय 55 लड़ाई। लिन मिंग ने अपना मुंह खोला और कहा, आपको मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है। चीजों को भड़काने का कोई महत्व नहीं है। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि इसमें किस प्रकार के जुए का दांव शामिल होगा। युवा चचेरे भाई, उससे कुछ भी वादा मत करो। लिंग फेंगयुआन ने भी बात की, लेकिन झांग कैंग के सामने उनके शब्द थोड़े कमजोर लग रहे थे। लिन मिंग ने हाथ लहराया। वह जानता था कि चीजें कैसी हैं। जाहिर तौर पर हम सच्चे सार वाले पत्थरों पर दांव लगा रहे होंगे। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मिले वे 10 सच्चे सार पत्थर मुझे सौंप दो। अगर मैं हार गया, हे, तो मैं तुम्हें 20 का भुगतान करूंगा। अच्छा, आपने अभी कहा कि मैं समय और स्थान चुन सकता हूं। स्थान के लिए मैं प्रतियोगिता क्षेत्र चुनता हूं। समय के लिए हम अब से 1 महीने बाद दोपहर के 1:15 बजे एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करेंगे। 1 माह? झांग कैंग ने स्तब्ध भाव से पूछा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिन मिंग ऐसे समय पर निर्णय लेंगे। चाहे उसके पास कितना भी समय हो, वह बेकार था। उनकी सड़ी गली तीसरी श्रेणी की प्रतिभा के साथ जितना अधिक समय लगेगा, दोनों के बीच दूरियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अच्छा, अगर आप 1 महीना चाहेंगे तो 1 महीना हो जाएगा। मैं तुम्हें थोड़ी देर और जीने दूंगा। झांग कैंग ने कुछ झिझक के साथ लिन मिंग की ओर देखते हुए कहा। वह भी एक युवा व्यक्ति था और वह अपने लिए असली सार पत्थरों को हासिल करने के लिए अधीर था। झांग कैंग और लियू मिंगजियांग आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ चले गए। लिन वू को पीछे छोड़ते हुए उदास होकर अपना सिर हिलाया और आह भरी। युवा चचेरे भाई, तुम कुछ ज्यादा ही आवेगी थे। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में आने वाले नए शिष्य हमेशा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन ये सभी पुराने शिष्य भी प्रतिभाशाली होते हैं। उन्होंने 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में भी लंबे समय तक अध्ययन किया है, विशेष रूप से इस झांग कांग में। हाँ, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन इन 10 सच्चे सार वाले पत्थरों ने एक मूल्यवान सबक खरीदा है। लिन मिंग खुशी से हंसे और फिर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद भाई वू, आपने अपना सिर उठाया और आज मेरा बचाव किया। लेकिन मैं इस लड़ाई को टाल नहीं सका, अन्यथा यह मेरी इच्छाशक्ति को कमजोर कर देगा और मेरे दिल को परेशान कर देगा और मेरी भविष्य की खेती को विचलित कर देगा। लिंग मिंग ने अपने परिवार के इस बड़े चचेरे भाई को ब्रदर वू कहने का फैसला किया था, क्योंकि उसने लिन वू को पहचान लिया था। लिन वू एक अच्छे इंसान थे। जब कठिन समय आया तो उन्होंने सिर उठाया और साहस के साथ उसकी रक्षा की। जैसे ही लिन मिंग ने ये कहा, उन्होंने ये भी नोट किया कि वांग यानफेंग पास में खड़े थे और उन्हें देख रहे थे। ये देखकर कि लिन मिंग ने उसकी ओर देखा, वांग यानफेंग ने कहा, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। हाँ, आप भी। चूंकि उनकी स्थिति एक जैसी थी और उनका सामना एक समान शत्रु से था, इसलिए उनके रिश्ते में शत्रुता और तनाव कम हो गया था। मैं हारूंगा नहीं, लेकिन अगर मैं हार भी गया तो भी मैं भविष्य में जीतूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह लियू मिंगजियांग है या आप। वांग यानफेंग ने ये शब्द कहे और फिर मुड़कर दूर चले गए। लिन वू ने भी वांग यानफेंग की बातें सुनी थीं। उन्होंने महसूस किया कि वांग यानफेंग भी जानते थे कि लियू मिंगजियांग को हराना उनके लिए लगभग असंभव था। लेकिन यह वांग यानफेंग का मार्शल आर्ट का मार्ग था। भले ही वह हार जाए, लेकिन वह अपना दिल हारने नहीं देगा। भागना उनके स्वभाव में नहीं था। इस वांग यानफेंग का दिल ऐसा है जो हार नहीं मानता
और उसकी प्रतिभा भी अच्छी है। बाद में वह अपना कुछ बना सकता है, लेकिन अगर वह किसी संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है तो उसमें अभी भी कमी है। स्किल्सपिल महाद्वीप अनगिनत जीवित प्राणियों के साथ विशाल और असीमित था। यदि कोई मार्शल आर्ट के शिखर को हासिल करना चाहता है तो यह सभी कठिनाइयों से परे है। इस समय लिन मिंग को अचानक कुछ याद आया। सही है भाई वू, क्या इस तरह की जुए की लड़ाई अतीत में अक्सर होती थी? इस तरह के मामले से तो यही लगता है कि आमतौर पर नए शिष्य को ही नुकसान होगा। क्या मार्शल हाउस के पास किसी प्रकार की विनियमन प्रणाली नहीं है? लिन वू ने कहा, नहीं, मार्शल हाउस के नियम केवल जानबूझकर प्रतिद्वंद्वी को अक्षम करने या उन्हें मारने की अनुमति नहीं देते हैं। जहां तक अन्य सभी मामलों की बात है, उन्होंने उन्हें जाने दिया। इसलिए 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में अक्सर उत्कृष्ट और भयंकर लड़ाइयां होती रहती हैं जिन्हें देखकर 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस को खुशी होती है। हालांकि कोई नए शिष्यों को धमकाता है और उनके असली सार पत्थर ले लेता है, यह बहुत दुर्लभ है। इससे बहुत बदनामी होती है और उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। जो लोग अपनी प्रतिष्ठा और अपने परिवार की इच्छा की परवाह करते हैं वे ये काम नहीं करते हैं। ओह, क्या लियू मिंगजियांग और झांग कैंग का चरित्र इतना निंदनीय है? लियू मिंगजियांग हमेशा से एक दुष्ट रहा है, लेकिन झांग कैंग सच में वह एक क्रूर आदमी है। वह कुछ समय तक सेना में रहा और कई लोगों को मार डाला। उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करना कठिन है, लेकिन वह लापरवाही से कार्य करता है। आपके साथ सट्टेबाजी करना कोई अजीब बात नहीं है। सही, क्या ये झांग कैंग जुयान को जानता है? जुयान, जहां तक मुझे पता है, जुयान और झांग कांग सहयोगी हैं। वे एक साथ सेना में शामिल हुए थे। आप ये क्यों पूछते हैं? लिन वो को जुयान और लिन मिंग के बीच संबंध के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने पूछा। ये कुछ भी नहीं है, लिन मिंग ने हल्के से कहा। वह लिन वो के साथ इन व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं करना चाहता था। लिन मिंग ने सोचा कि यह अजीब है कि जुयान ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ऐसा लगता है कि यह झांग कैंग जुयान के आदमियों में से एक था। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे जुयान उसे शांतिपूर्वक 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में प्रवेश करने दे। जुयान उसे प्रवेश करने से रोकना चाहता था, लेकिन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस 7 प्रोफाउंड घाटियों के शासन के अधीन था, जिसका क्षेत्र सैकड़ों हजारों मील और यहां तक कि कई राज्यों पर हावी था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस स्काई फॉर्चून किंगडम के भीतर एक सर्वोच्च अस्तित्व था, और यहां तक कि शाही परिवार भी उनका एक बाल भी हिलाने की हिम्मत नहीं करता था। जब तक वे 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के भीतर थे, भले ही जुयान एक हॉटियन विशेषज्ञ थे, वह इस झुके हुए बाघ, छिपे हुए ड्रैगन 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में हत्या करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए वह जो एकमात्र कदम उठा सकता था, वह 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के नियमों और विनियमों के माध्यम से था और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना था जो उसके साथ जुआ लड़ सके। फिर इसकी आड़ में वह व्यक्ति जानबूझकर गंभीर घाव करेगा और मार्शल आर्ट का दिल बर्बाद कर देगा। इस व्यक्ति की ताकत स्वाभाविक रूप से 1 मील अधिक होनी चाहिए। अर्थ हॉल के झांग कैंग उन्हें कुचलने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। हालांकि लिन मिंग ने फैसला किया कि वह इसके बजाय उसे कुचल देगा। लिन मिंग ने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने यह नहीं सोचा था कि जुयान पहले से ही सेना में था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण की चरम शक्ति के साथ स्वर्गीय निवास में प्रवेश कर सका। बिना किसी संदेह के उसकी ताकत झांग कैंग से अधिक थी। अच्छा, ऐसे ही दिलचस्प होगा। लिन वो ने लिन मिंग के लुक में थोड़ा बदलाव देखा और कहा, भाई, क्या आपको जुयान से कोई समस्या है? लिन मिंग ने सिर हिलाया। मैं करता हूं। ये है, लिन वो ने कुछ चिंता के साथ सुना। भाई, मैं यहां उन लोगों की प्रतिष्ठा के बारे में कुछ हद तक जानता हूं।
ये जुयान शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर था जब उसने हेवनली एबोर्ड में प्रवेश करने के लिए 72वें रैंक वाले हेवनली एबोर्ड शिष्य को हराया। लेकिन उस शिष्य की ताकत पहले से ही शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में थी। लिन मिंग थोड़ा स्तब्ध था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस के चौथे चरण के मार्शल कलाकारों की तुलना बाहर के लोगों से नहीं की जा सकती। उनकी ताकत निश्चित रूप से नंबर 1 थी, लेकिन फिर भी वे शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण के चरम पर झू यान से हार गए थे। जाहिर तौर पर झू यान शक्तिशाली था। हेवनली एबोर्ड में हमेशा 72 छात्र रहे हैं। सामान्यतया जिनके पास शारीरिक परिवर्तन के चौथे चरण में ताकत है, उनके पास प्रवेश करने की योग्यता है। शर्त केवल इतनी है कि वे स्वर्गीय निवास के किसी भी शिष्य को हरा दें, और उसके बाद वे प्रवेश कर सकते हैं, और उस शिष्य को हटा दिया जाता है। हेवनली एबोर्ड के कौन से छात्र अद्वितीय प्रतिभाशाली नहीं हैं? शारीरिक परिवर्तन के तीसरे चरण की ताकत से उन्हें हराने में सक्षम होना। ये झू यान मानव रूप में एक ड्रैगन है, और वास्तव में अकल्पनीय है। भाई, अगर तुम उसका विरोध करोगे तो। लिन मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, सलाह के लिए धन्यवाद, भाई वू। लिन वू ने कहा, मम्मा, आपको जल्द से जल्द इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। इस झू यान को झू परिवार में भी उच्च दर्जा प्राप्त है। हालांकि वह पहली पत्नी का सबसे बड़ा बेटा नहीं है, लेकिन उसकी ताकत बहुत उत्कृष्ट है और वह घर का मुखिया बनने में सक्षम हो सकता है। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन वर्तमान मुखिया की बेटी की शादी रॉयल पैलेस में हुई थी। एक सच्चा आदमी परिस्थिति के अनुकूल ढल सकता है। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए थोड़ी शर्म सहना भी बहुत जरूरी है। जब जरूरी हो तो थोड़ा सा माफी मांग लेने से आपकी कोई इज्जत नहीं गिरेगी। जैतून की शाखा का विस्तार करना भी एक सुखद संकल्प हो सकता है। मम, मैं समझता हूं। सुनते ही लिन मिंग मुस्कुराए। वह निश्चित रूप से झू यान की स्थिति को जानता था, अन्यथा उसके पास लैन यून्यू को 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में शामिल करने की क्षमता नहीं होती। उस तरह का मामला केवल उसकी चाची ही कर सकती थी। ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले निकल जाऊंगा। हालांकि वे एक दूसरे को थोड़े समय के लिए ही जानते थे, लिन मिंग को लिन वू के व्यक्तित्व की अच्छी समझ थी। वह अत्यधिक सतर्क और थोड़ा निर्णायक था और निर्णय लेने में हर पहलू पर विचार करता था। इस तरह का स्वभाव वास्तव में मार्शल आर्ट की खेती के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि इससे भावना कमजोर हो जाएगी और भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसका इतना भयानक उपनाम था। हालांकि लिन वू का चरित्र दयालु और अच्छा था, वह जानने लायक था। मुझे आखिरी बार कहना है भाई, तुम सावधान रहना। उन 10 सच्चे सार पत्थरों के बारे में चिंता मत करो। हमारे लिन परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है। हालांकि उनमें से कुछ ही हैं, उन्हें खरीदा भी जा सकता है। भाई, परिवार को भविष्य में आपसे बहुत आशाएं और अपेक्षाएं होंगी और वे आपका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे। कुछ सच्चे सार पत्थरों को खोना कुछ भी नहीं है। लिन मिंग मन ही मन हंसे और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है।